बच्चों, अभी तक आपने डिस्कस किया है कि 1 मोल का मतलब कोई एक संख्या होती है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इससे दर्जन का मतलब होता है, डजन मतलब 12। यानी कोई भी चीज़ संख्या में 12 अगर हम लेंगे तो हम उसको एक डजन बोलेंगे। वैसे कोई भी चीज़ अगर हम संख्या में 6.022 इंटू 10⁻23 लेंगे तो हम उसको एक मोल बोलेंगे। तो बच्चों, केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम कहें, यानी कि हमें कोई सब्सटेंस उठाना है और उसका 1 मोल लेना है, तो 1 मोल लेना है तो आप कितना लाओगे? हम आपसे मंगाएं कि आप 1 मोल ले आइए जाकर के, तो क्या आप एक एक एटम गिनोगे? हमने कहा आपसे 1 मोल सोडियम उठा करके ले आओ, जाओ लैब में से निकाल लाओ, तो क्या सोडियम का एक एक एटम गिन पाओगे तुम? दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता। तो फिर क्या करोगे? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हमें चाहिए है तो हम एक एक एटम तो नहीं गिन सकते, एक एक मॉलिक्यूल तो नहीं गिन सकते। हमने आपसे कहा 1 मोल सोडियम कार्बोनेट उठा लाओ जाके। अब आप सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल गिनोगे क्या? यानी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स गिनते रहोगे सारी जिंदगी और गिन नहीं पाओगे। तब उसके लिए क्या है, हम उसको यानी 1 मोल को ये पता कर लें कि उसका वजन मास कितना होता है। हम उसका मास में उठा लाएं कि 1 मोल का वजन इतना होता है, तो हम चलो इतने ग्राम तौल के लिए चले तो हमारा 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमको समझना है कि कोई 1 मोल सब्सटेंस है तो कुछ वजन भी होगा उसका, यानी कुछ मास भी होगा, और वो कुछ वॉल्यूम भी घेरता होगा, यानी कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता होगा। तो आज हमें यही समझना है कि 1 मोल हर सब्सटेंस का, उसका मास कितना होता है और उसका वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो देखिए 1 मोल, अब हम जो भी मैटर है, मैटर दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। कंपाउंड हो तो वो 2 तरीके का होता है, या तो कोवेलेंट होगा या तो फिर आयनिक होगा। ठीक है, तो 1 मोल एलिमेंट भी हो सकता है, 1 मोल कंपाउंड भी हो सकता है। वो अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो हमने सिर्फ लिख दिया कंपाउंड, और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो हमने लिख दिया इसको सिर्फ आयनिक कंपाउंड। इसमें कोई खास अंतर नहीं है ज़्यादा। देखिए समझिए, मैंने इन दोनों को डिफरेंट इसलिए लिखा है कि अगर आपको ये टर्म लिखा हुआ कहीं मिल जाए, GFM ग्राम फार्मूला मास, 1 ग्राम फार्मूला मास, तो आप कंफ्यूजन में ना आए। और बाकी दोनों चीज़ें सेम है। जैसे आयनिक कंपाउंड का ग्राम फार्मूला मास हुआ तो कोवेलेंट कंपाउंड का हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहें या फिर ग्राम फार्मूला मास कहें, एक ही बात होती है। यानी इसका भी मोलर मास, सिंपल अगर एक ही बात में दोनों बातें खत्म करना चाहें तो इसका भी मास, जो भी ग्राम मोलर मास है, इसको हम GMM को ग्राम मोलर मास कहेंगे, ये भी मोलर मास हो गया। इसके 1 मोल का मास को हम नॉर्मल भाषा में मोलर मास कह सकते हैं। और ज़्यादा गहराई में जाएंगे, डीप में जाएंगे, केमिस्ट्री की भाषा ही बिल्कुल बोलना है, तब हम उसको GFM यानी ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। तो आप ग्राम फार्मूला मास शब्द देख करके कहीं पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ टेबल में लिखा है। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयनिक कंपाउंड का भी ये मोलर मास होता है। GFM मतलब इसका मोलर मास, आयनिक कंपाउंड का मोलर मास। और यहाँ GMM का मतलब भी कंपाउंड जो भी है, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवेलेंट है, उसके मोलर मास होता है। ये GMM का हो या GFM का हो, दोनों का क्या है, ये ग्राम मोलर मास है, यानी मोलर मास इन ग्राम। ठीक है, टेक्निकल वर्ड बोलना है तब हम इसको GFM या ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। तो वो टेक्निकल वर्ड भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसलिए। तो देखिए, जो 1 मोल है, 1 मोल एलिमेंट भी हो सकता है, 1 मोल कंपाउंड भी हो सकता है, और 1 मोल आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। अब उस 1 मोल को जब हम उठाएंगे तो उस 1 मोल को जब हमने उठाया तो उसका कितना वजन उठाएंगे, किसी भी सब्सटेंस का कितना वजन होगा, यानी 1 मोल का कितना मास होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे, यानी कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, और उनका कुछ मास भी होगा और उनका कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं एलिमेंट, तो किसी भी सब्सटेंस का ले, चाहे वो हम एलिमेंट लें चाहे कंपाउंड लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। अगर हमने 1 मोल एलिमेंट लिया तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23
एटम्स के बराबर पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे। अगर हमने एलिमेंट लिया तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर हमने मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड उठाया तो 1 मोल कंपाउंड किसी भी सब्सटेंस का लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर हमने आयनिक कंपाउंड उठाया तो इसके 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगी। यानी कुल मिलाकर के आपने क्या समझा, हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उठाएं उसमें हमको कितनी संख्या मिलेगी, इतनी संख्या मिलेगी। यह संख्या काय के बराबर है, ये संख्या है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमको मिलेंगे। चाहे हम ये संख्या लिखें और चाहे हम इसकी जगह लिख दें Na, वो भी बात सही है। ये पूरी संख्या यानी 022 इंटू 10⁻23 इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम Na कहते हैं। यानी ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर संख्या, एवोगैड्रो नंबर मतलब ये संख्या होती है। ठीक है, तो अब हम किसी भी हमने सब्सटेंस का 1 मोल उठाया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसका मास भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है। अगर हमने कोई एलिमेंट उठाया तो एलिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। और उसमें GAM यानी वजन कितना होगा, मास कितना होगा उस 1 मोल का, तो मास उसका होगा GAM के बराबर यानी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। और कल हमने आपको समझाया था कि ग्राम एटॉमिक मास को ही दूसरी भाषा में कहते हैं 1 ग्राम एटम। आप ये समझो कि ग्राम एटम अगर कहीं लिखा है ऐसे 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस, तो 1 ग्राम एटम लिखा है, 1 ग्राम एटम का मतलब GAM समझो। 1 ग्राम एटम का मतलब ये क्या चीज है, GAM, यानी GAM इक्वल टू 1 ग्राम एटम, ये एक ही बात है। ठीक, तो किसी भी सब्सटेंस का जब हम यानी एलिमेंट का 1 मोल हमने उठाया तो पार्टिकल्स एटम कितने हो गए, उसके इतने हो गए। मास यानी वजन कितना होगा उसका, GAM ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, उसका जो भी ग्राम एटॉमिक मास होगा उस सब्सटेंस का यानी एलिमेंट का। और वॉल्यूम कितना होगा, अगर वो यहाँ पे देखिए ध्यान से, वॉल्यूम एट STP की बात हो रही है और ये ओनली फॉर गैसेस, सॉलिड के लिए नहीं, लिक्विड के लिए, ओनली फॉर गैसेस। तो गैसेस है अगर, तो वो STP पर कितना वॉल्यूम घेरेगा, तो वॉल्यूम कितना घेरेगा, अगर हमने कोई सब्सटेंस 1 मोल उठाया तो STP पर हर सब्सटेंस के गैस की 1 मोल की गैस कितना वॉल्यूम घेरती है, 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है। हम कोई भी सब्सटेंस उठाएं, हर सब्सटेंस 22.4 लीटर के बराबर वॉल्यूम घेरता है एट STP। ठीक है, ये तो हुई एलिमेंट की बात। अब अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का कंपाउंड उठाया तो कंपाउंड जब हम उठाएंगे तो पार्टिकल्स उसमें कितने होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। किसी भी सब्सटेंस का हमने कोई कंपाउंड उठाया तो उसमें मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। उस कंपाउंड के 1 मोल का वजन कितना होगा यानी मास कितना होगा, वो होगा किसके बराबर, उसके GMM के बराबर यानी ग्राम मोलर मास के बराबर होगा। या हम कहें 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 GMM के बराबर होगा उसका वजन यानी मास। और वो सब्सटेंस अगर वेपर्स के फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में है तो वो कितना वॉल्यूम घेरेगा। वॉल्यूम के लिए कंडीशन है STP, ये ध्यान रखना, ये रेड पेन से इसीलिए मैंने लिखा है, अलार्मिंग सिचुएशन है, मतलब ध्यान रखने वाली बात है दिमाग से कि ये STP की कंडीशन ही है। STP पर वो सब्सटेंस का 1 मोल कितना वॉल्यूम घेरेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। ठीक है ना। और इसी तरह से आयनिक कंपाउंड कोई भी लेंगे तो उसमें कितने फार्मूला यूनिट होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगी। और उनका मास कितना होगा उस आयनिक कंपाउंड का, अगर हम 1 मोल ले लेंगे तो उसका मास कितना होगा, उसका मास उसके ग्राम फार्मूला मास के बराबर होगा, या सिंपल भाषा में कहें तो मोलर मास के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ग्राम फार्मूला मास, या हम इसी को कहें 1 ग्राम फार्मूला मास, जैसे यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल था वैसे यहाँ 1 ग्राम फार्मूला मास। 1 ग्राम फार्मूला मास का मतलब हो गया 1 GFM
चाहे समझो 1 मोलर मास के बराबर होगा। वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा उस आयनिक कंपाउंड का, अगर वो वेपर फेस में है तो उसकी वेपर्स एसटीपी पर कितना वॉल्यूम घेरेंगी, 22.4 लीटर घेरेंगी। तो यहाँ पे आप देखिए पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस का उठाएं उसकी एक ही वैल्यू आ रही है, शिरडी वाले साईं बाबा की तरह सबका मालिक एक है। वैसे ही किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल उठाएंगे उस सब्सटेंस के इतनी ही संख्या उठेगी। 1 मोल मतलब इतनी संख्या, चाहे वो एटम एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो और चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो। किसी भी सब्सटेंस का जब हम उठाएंगे 1 मोल तो उसका वजन कितना, वजन अलग अलग होगा। वजन अलग अलग क्यों होगा, हमने आपको क्या बताया था, 1 दर्जन संतरे ले लो, 1 दर्जन केले ले लो, 1 दर्जन अंगूर ले लो, ठीक है, सबका वजन अलग अलग होगा लेकिन संख्या में सभी 12 होंगे क्योंकि उनका साइज और शेप अलग अलग है। इसी तरह से एलिमेंट और कंपाउंड के मॉलिक्यूल और एटम की शेप और साइज पर डिपेंड करता है। शेप तो लगभग स्फेरिकल होती है, मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिपेंड करता है, उसमें कौन से एलिमेंट के एटम यूज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका वजन होगा यानी मास होगा। यानी मास सबका अलग अलग होगा, वो मास काय के बराबर होगा, एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला यूनिट मास के बराबर, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास के बराबर होगा। और सभी चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो और चाहे वो ये आयनिक कंपाउंड हो, सभी का वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेंगे एसटीपी पर, सभी एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशंस क्या है, ये लिखा ना मैंने कि ये वॉल्यूम एसटीपी पर ही है, आप बाउंड है एसटीपी पर ही। अगर आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एसटीपी का ही वॉल्यूम देख करके मोल कंसेप्ट में यूज करना है। ठीक है, तो 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो एसटीपी की कंडीशन क्या है, एसटीपी की कंडीशन ये है, एसटीपी पर प्रेशर होता है 760 mm Hg या 1 atm। 1 atm इक्वल टू 760 mm Hg होता है और टेम्परेचर होता है एसटीपी पर 273 केल्विन। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है, कभी कभी वॉल्यूम लीटर में ना देके डीएम क्यूब में देते हैं। ऐसे लिखा है कि वॉल्यूम, एक गैस है उसका वॉल्यूम एसटीपी पर इतने डीएम क्यूब है। अब आप डीएम क्यूब नहीं समझ पा रहे हैं, डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। मतलब अगर ये लिखा है तो इसको आप लीटर मान करके चलो, तो ये रिलेशन, एसटीपी कंडीशन, ये सब आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है, अगर एसटीपी का वॉल्यूम नहीं दिया गया है लेकिन डेंसिटी दी गई है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ग्राम मोलर मास अपन डेंसिटी कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि कभी घुमा दिया क्वेश्चन को, डेंसिटी दे दी वॉल्यूम नहीं दिया, तो आप वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और एक चीज़ है यहाँ पर मोलर वॉल्यूम, ये बहुत अच्छा, ये चीज़ याद रखिए, आप टर्म याद रखिए। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटी इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। यानी किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल सब्सटेंस का जो भी गैस का वॉल्यूम होगा एसटीपी पर, वो सब 22.4 है। यानी 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, यानी उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 22.4 लीटर होती है। वो किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस हो, मोलर वॉल्यूम यानी जगह कितनी उसकी गैस जो है वो एसटीपी पर कितनी जगह घेरेगी, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। चाहे कितना छोटा सब्सटेंस हो, चाहे जितना बड़ा एटम हो उसका, लेकिन वॉल्यूम एक ही होगा एसटीपी पर। बस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब सपोज हमने आपसे कहा कि 1 मोल सोडियम उठा लाओ जाकर के लैब से, तो 1 मोल सोडियम जब हम आपसे मंगाएंगे तो आप लैब में जाकर के अगर एक एक एटम गिनोगे तो कैसे काम होगा, तो फिर आप कितना क्या करोगे, बुद्धिमानी से कुछ काम लोगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सोडियम को तौल के ले आओ, तो कितना वे करके लाओगे, वेइंग मशीन में वे करोगे, कितना वे करोगे, आप सोडियम लेने गए हो, ठीक है, तो सोडियम लेने गए हो तो सोडियम कितना वे करके लाओगे, यहाँ पर थोड़ा समझिए। तो सोडियम यानी ग्राम, कितना वजन तोलोगे, मास देख लो, मास कितना है सोडियम का। यहाँ पर अभी सोडियम लेने गए हो तो GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर सोडियम लाओगे
तो कितना सोडियम लेकर के आओगे आप हमारे लिए? हाँ, केमिकल बैलेंस में तोलोगे, वे करोगे, तो कितने ग्राम सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 ग्राम सोडियम आप लेकर के हमारे लिए आएंगे। वो 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने एटम्स होंगे? क्योंकि 23 ग्राम सोडियम यानी ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 1 मोल के बराबर है, और उस 1 मोल में कितने एटम्स होने चाहिए? उस मोल में इतने सोडियम के एटम्स होंगे। और वो 1 मोल की अगर सोडियम की गैस है तो वो कितना वॉल्यूम घेरेंगी? तो वो 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर एट एसटी पर वॉल्यूम घेरेंगी। तो आपका काम आसान हो गया 1 मोल लाने के लिए। अभी गैस का तो वॉल्यूम आप नाप नहीं सकते, ये नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं गिन सकते, तो आप इतने ग्राम ऑफ सोडियम ले आइए और वो हो गया 1 मोल के बराबर। फटाफट ले लिए, नहीं तो आप सारी जिंदगी 1 मोल गिनते रहिए एक एटम। पहले तो एक एटम दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। इसी तरह से कंपाउंड की अगर हम बात करें, मान लो हम आपसे कह रहे हैं कि आप CO2 का 1 मोल उठा लाओ जा करके। मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि आप CO2 का 1 मोल उठा लाओ, ठीक। तो आप CO2 का 1 मोल उठाओगे तो क्या 6 पॉइंट, क्योंकि आपने रट रखा है मोल कंसेप्ट कि 1 मोल CO2 का मतलब CO2 के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो क्या आप 6.022 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गिन पाएंगे? आप भी गिनने लगे और आपके दोस्त भी गिनने लगे तो भी नहीं गिन पाएंगे। तब फिर क्या करना है, हम उसका वजन उठा लाएं जो 1 मोल के बराबर हो। तो वजन 1 मोल के बराबर कितना होगा उसका? आप क्या लेने गए हो? CO2 लेने गए हो, है ना। CO2 नहीं, चलिए Na2CO3 लेते हैं, है ना। Na2CO3 अब आपको लाना है, अब लैब में पहुंच गए Na2CO3 लेने, तो कितना तोलोगे? इसके मोलर मास के बराबर तोलोगे यानी वे करोगे। यानी इसका मोलर मास कितना है? 2Na + C + 3O यानी 2 × 23 + 12 + 3 × 48 और ये हो गया 12 और ये हो गया 46। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया मोलर मास Na2CO3 का? 8 2 10 और 6 16 6 1 5 6 और 4 10 106 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मास 106 ग्राम है। तो आप कितना तोल लाएंगे हमारे लिए? जब आप Na2CO3 लेने गए लैब में तो आप वजन कर लाएंगे कितना? 106 ग्राम तोल करके ले आएंगे, यानी वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अब उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे Na2CO3 के? हम कहेंगे ईमानदारी से उतने हैं, तो आप क्या बताओगे भाई कितने हैं? बिल्कुल, अगर आपने 106 ग्राम तोला है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na2CO3 के कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे Na2CO3 के। ठीक है, और अगर वो एसटीपी पर आपसे पूछ दिया जाएगी वो कितना वॉल्यूम घेरेगा, तो 106 ग्राम की अगर गैस बनेंगी और वो ऑक्यूपाई करेंगी एसटीपी की कंडीशन में, तो उनका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ठीक है, एसटीपी की कंडीशन मतलब वो गैस 180 एम प्रेशर पर और 273 केल्विन पर इतना ही वॉल्यूम घेरेगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। सपोज हमने कहा आपसे कि मैंने कहा आपसे कि आप जाइए NaCl उठा करके लाइए, NaCl 1 मोल उठा करके लाइए, तो आप 1 मोल NaCl लेने जाएंगे तो हमारे लिए कितना NaCl लेकर के आएंगे? यानी जितना NaCl का मोल, सिंपल भाषा में कहें तो मोलर मास, और अगर केमिस्ट्री की टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो क्या होगा? 1 ग्राम फॉर्मूला मास। तो 1 ग्राम फॉर्मूला मास NaCl का कितना होगा? देखो ये है Na और ये Cl, Na का 23 और Cl का 35.5, ये हो गया 0.5 5 3 8
और 3 2 5 यानी 58.5 ग्राम लेकर के आओगे, है ना। तो कितना तौल लाओगे NaCl? 58.5 ग्राम लेकर के आओगे और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 मोल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निश्चित रूप से 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl होंगे। NaCl यूनिट, इतनी NaCl की यूनिट्स होंगे। और ये NaCl अगर गैस का फॉर्म में है तो STP पर कितना वॉल्यूम घेरेगा? STP मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर पर और 180 m प्रेशर पर ये वॉल्यूम घेरेगा, जगह ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो ये है बच्चों मोल कंसेप्ट। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, यानी हम न्यूमेरिकल लगा करके ये सीखेंगे कि मोल को हम नंबर में कैसे बदल सकते हैं, या नंबर को ग्राम में, या मोल को ग्राम में कैसे बदला जा सकता है, या वॉल्यूम में कैसे बदला जा सकता है। इस जानकारी को यूज करके अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स। बच्चों अब हम लोग ये सीखेंगे कि मास को मोल में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में या नंबर ऑफ एटम्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इनको इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सीखते हैं। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू मोलर मास, यानी इंटर कन्वर्जन सीखेंगे। मोल्स को मास में और मास को नंबर ऑफ एटम्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के निकालेंगे तो ये हो गया मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास इन ग्राम होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आप एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो फिर आपका यही फॉर्मूला हो गया क्या? फॉर एलिमेंट n इक्वल टू हो गया यानी मास इन ग्राम अपॉन GAM, यानी उसका एलिमेंट के लिए जो मोलर मास होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर आप यही कंपाउंड के लिए निकाल रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? और कंपाउंड ये हो जाएगा n इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन GM। ठीक है, अगर आप यही निकाल रहे हैं आयनिक कंपाउंड के लिए तो n इक्वल टू हो जाएगा मास इन ग्राम अपॉन GFM, यानी फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये तीन तरीके से हमें ना याद करके GAM हो या GMM हो या GFM हो, तीनों का कुल मतलब होता है मोलर मास। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, यानी जो भी सब्सटेंस हमें दिया गया, जो भी मास दिया गया है उसको अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर, मोलर मास यहाँ पे अगर एलिमेंट है तो GAM हो गया वही चीज, अगर वो कंपाउंड है तो वही चीज को हम GMM कहेंगे, और अगर वो
आयनिक कंपाउंड है तो वही चीज यानी मोलर मास इक्वल टू GFM हो जाएगा। इन कॉमन तीनों को मिलाकर के हमने अलग अलग ना लिख के सीधा लिख दिया मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम के लिए हम एक सिंबल बना लेते हैं, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है मास इन ग्राम को। तो ये हो गया हमारा n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन बड़ा वाला है। ठीक है, स्मॉल m का मतलब मास इन ग्राम को डिनोट करेंगे स्मॉल m से और मोलर मास को डिनोट करेंगे बड़े m। ठीक है, ये हो गया स्मॉल m और ये हो गया, यानी फॉर्मूला नंबर 1 आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n इक्वल टू m अपॉन m। ठीक है, अगर हमें मास दिया गया है तो मास से हम ऐसे निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर हमें मास नहीं दिया गया है, सपोज वॉल्यूम दिया गया है, अगर मास दिया गया है तो n इक्वल टू m अपॉन m यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया गया है तब क्या करेंगे, तभी भी हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम। यानी n इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम गिवन, यानी गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, है ना। गिवन वॉल्यूम काय में लेंगे, लीटर में लेंगे, अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, गिवन वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे V में, तो V इन ml सॉरी लीटर, V इन लीटर अपॉन 22.4, ये भी लीटर में ही आएगा। तो ये लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल की कोई यूनिट नहीं होती है, में सीधा सीधा मोल रह जाएगा। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर, ऐसे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर गैस में दिया है तो भी निकाल लेंगे और अगर मास में दिया है तब भी मतलब दोनों तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको मोल कंसेप्ट के लिए यानी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने के लिए सिर्फ 3 फॉर्मूले आप याद रखिए और वो भी एक दूसरे से बन जाते हैं, सिंपल एकदम तरीका है। क्या फर्स्ट फॉर्मूला नंबर फर्स्ट आ गया था आपके पास, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादातर 9th में ये वाला यूज नहीं होगा, ये 11th में यूज होगा, लेकिन एकदम सिंपल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इफ वॉल्यूम इज गिवन, ये कब दिया जाएगा, वॉल्यूम कब दिया जाएगा, एट STP कंडीशन, ये जरूर ध्यान रखना है। STP का मतलब क्या होता है, STP का मतलब होता है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम दिया है तो हम मोलर मास यहाँ निकाल लेंगे और अगर मास दिया है तब भी मोलर मास हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 हमारे पास ये आ गया मोल निकालने के लिए, यानी स्मॉल n निकालने के लिए। तो टोटल आपको 3 फॉर्मूले याद कर रहे हैं। कौन सा हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया आपका n यानी छोटा n। आपने वो पढ़ा ना, टीवी सीरियल देखा है छोटा भीम देखते हो ना, छोटा भीम, तो छोटा भीम के जैसा हो गया है छोटा n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो n इक्वल टू m अपॉन m, मास इन ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास भी ग्राम में ही रखते हैं। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम पर मोल रखोगे तो पलट करके आ जाएगा ये ऐसे, तो मोल जाएगा। ठीक है ना, तो ग्राम पर मोल, तो ऊपर जाएगा तो ये हो गया m अपॉन m मोल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल को
ग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ग्राम पर मोल यूनिट होती है मोलर मास की हमेशा। तो n इक्वल टू हो गया m/m, इससे क्या निकलेगा हमारा मोल निकलेगा। ये हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 1, यानी छोटा n इक्वल टू इतना, ऐसे याद कर लो, ये मेमोरी एड हो गया। छोटा भीम से कोरिलेट कर लो, छोटा भीम छोटा n इक्वल टू छोटा m/बड़ा m, ठीक है। यहाँ छोटा m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, बड़ा m क्या है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस है। यहाँ से आपको सब बता दिया। अब फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, बड़ा n निकालो। पहले छोटा भीम यानी छोटा n, फिर बड़ा n इक्वल टू, देखो इसी में से बनेगा फॉर्मूला, बड़ा n इक्वल टू ये n इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया। एकदम हो गया ना, सिंपल फॉर्मूला, रटना नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूले से इसको उठाया और यहाँ रखा है। बड़ा n क्या है, बड़ा n कहलाता है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जो भी है कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा, आयन हो एटम हो क्या है, पर n इक्वल टू आ गया n इंटू Na, नंबर 2 फॉर्मूला आ गया, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ न लिखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अलग लिख लो, उस साइड लिख लो। हियर इस फॉर्मूले में बड़ा n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटा n आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स, और Na क्या है, Na है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 3, बस 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं और सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला के इन दोनों की सहायता से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये n की वैल्यू फर्स्ट में से इसमें रख दें, सेकंड फॉर्मूले में। तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, n इक्वल टू, थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, n इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी हमने, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन बड़ा m इंटू n। अब इन 3 में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके हम मोल कंसेप्ट के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व।